अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी लास्ट लेक्चर ठीक से वाइंड अप नहीं कर सकी। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे टॉक्सिक गैसेस की। टॉक्सिक गैसेस में मतलब फैक्ट्रीज जो हैं वो टॉक्सिक गैसेस को फिल्टर किए बिना ही वहाँ से निकाल देती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने बात की है करना शुरू की थी डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स की। डोमेस्टिक इफ्लुएंट क्या होता है? जो हमारे घर का होता है, हमारे घर का जो वेस्ट होता है। डोमेस्टिक इफ्लुएंट में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे हमारे घर का जो वेस्ट होता है, इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है। जैसे डेली की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वेस्ट जैसे कोई खाना वगैरह बना है तो उनको जो बाकी चीज़ें उनके जैसे कुछ भी अगर बनाया जा रहा है तो उनकी जो बाकी का वेस्ट जो बचता है, घर का कूड़ा, उनको आप इकट्ठा करके रख देते हो। अब उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स होते हैं, जो घरेलू वेस्ट होता है, घर का जो वेस्ट होता है, उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आपके पास जितना भी गार्बेज है उसके लिए आपके पास ना तीन तरीके होते हैं कि आप उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हो। या तो आप उसे याद होगा 6, 7, 8 क्लास में हम पढ़ के आए थे, आप उनको कर दो लैंडफिल। एक आपने पढ़ा था लैंडफिल, इंसिनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका, हमारे पास एक प्रॉपर वे होता है इनको डिस्पोज ऑफ करने का, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट का सारा क्राइटेरिया हमें बताया गया था कि आप यहाँ तो एक बहुत बड़ा सारा गड्ढा खोद के उसके अंदर सारा वो वेस्ट डालो और उसे हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दो, तो यहाँ से पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। या फिर उसे घड़े के अंदर दबा दिया जाए, ठीक है। इस तरह के हमारे पास मतलब हमें पता है कि हम किस तरह से अपने वेस्ट को या डोमेस्टिक वेस्ट को, किसी भी वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इनको ध्यान नहीं देते। हम जैसे जहाँ दिल करता है वेस्ट को वैसे ही फेंक देते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पे जो है ना वो गार्बेज के ढेर लगे होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? एक तो उस गार्बेज के अंदर, अगर उस गार्बेज की बात करें ना, तो इसके अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है और वो होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें डीकम्पोज हो जाती हैं, प्लास्टिक जो है वो डीकम्पोज नहीं होता, और जो चीज़ डीकम्पोज नहीं होती वो लेयर ऊपर ही बनी रह जाती है और वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर हाल ये होता है कि जो चीज़ रीयूज़ की जा सके, हमें चाहिए कि हम वहाँ पे रिसाइकलिंग लाजमी करें। इससे हमारे जो है ना वो सोर्सेज भी सेव हो जाते हैं और दूसरा पोल्यूशन भी कम क्रिएट होती है। तो प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो, तो हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक हो गया। तो ये डोमेस्टिक इफ्लुएंट भी वाटर को पोल्यूट करने का वही तरीका कि जैसे अब ढेर लगा हुआ है, तो अगर गलती से वहाँ पे बारिश हो गई है तो बारिश का पानी क्या करेगा, उस जो है ना वेस्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व करके आगे आगे लेता जाएगा, और गलती से अगर वो वाटर बॉडीज़ में पहुँच गए हैं तो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, और अगर नहीं पहुँच पा रहे तो इवन वो उसके वहीं पर ज़मीन के अंदर भी सीप डाउन कर जाते हैं। तो सीप डाउन करके वो किसको इफ़ेक्ट करते हैं? ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा सबसे एंड पे और आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो लेदर फैक्ट्रीज़ हैं। लेदर फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, इन जब टैनिंग की जाती है, लेदर टैनरीज, जब ये लेदर को इसकी टैनिंग करके और वो बनाया लेदर को, हम लेदर टैनरीज में हम क्या करते हैं, खालों से चमड़ा बनाते हैं। अब जब खाल से चमड़ा बनता है तो चमड़ा लेदर आपको पता है एक्सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा भी होता है, उसकी एक्सपोर्ट भी इसको किया जाता है, उसको हम यूज़ खुद भी करते हैं, जैसे बैग बनते हैं, जूते बनते हैं, या जैकेट्स वगैरह, मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे बात करने लगे कि जब हम खाल से चमड़ा बनाते हैं, टैनिंग करते हैं, तो उस टैनिंग मतलब खाल की टैनिंग की कैसे जाती है, उसकी टैनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एलिमेंट है क्रोमियम। ये तो चलता ही नहीं है, ब्लू यूज़ कर लेते हैं। एक एलिमेंट है क्रोमियम, CR उसे हम लिखते हैं। अब ये जो क्रोमियम होता है ना, हम डायरेक्ट इसे क्रोमियम नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं क्रोमियम के सॉल्ट। लेकिन टैनिंग में मतलब हम उसके अंदर वो सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे उसकी टैनिंग होती है और वो चमड़े में बदलता है, पूरा प्रोसेस बहरहाल होता है। अब हम जब क्रोमियम के साल्ट्स यूज़ करते हैं, तो ये जो साल्ट्स होते हैं इसके अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन होती है, सॉरी
क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 6, मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम टैनिंग में यूज़ करते हैं। अब इससे लेदर तो बहुत अच्छा बनता है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जब टैनिंग हो जाती है, लेदर बन जाता है, तो जो क्रोमियम के ये सॉल्ट्स हैं, ये क्रोमियम +6 के जो आयंस हैं, ये उसी वाटर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये आयन वाटर में रह जाते हैं। अब हमें चाहिए कि इस क्रोमियम को, ये जो क्रोमियम +6 का है ना, ये हाईली टॉक्सिक होता है, ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इवन ये कैंसर भी कॉज कर देता है। तो लेदर इंडस्ट्रीज वालों को चाहिए कि इस आयन को न्यूट्रलाइज करके फिर इसको डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन अगर ये क्रोमियम +6 एज इट इज़ इसको इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाए, इस पानी को जिसमें क्रोमियम +6 के आयन है, तो ये पानी जहाँ पे भी जाएगा, अगर वाटर बॉडीज़ में भी चला जाता है, तो ये एक्वेटिक लाइफ को डायरेक्टली उनकी डेथ कॉज करवा देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो उनको चाहिए कि इसको क्या करें, न्यूट्रलाइज करें, इसके एडवर्सली इफेक्ट्स को कम करें। और इसको कम करने का तरीका क्या है कि आप इसको किसी भी बेस से रिएक्ट करवा दें और इसको लेस हार्मफुल में कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, जैसे इसके हाइड्रोक्साइड बना दें। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन करके फिर इसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये फैसिलिटी होती है और बहुत सी ऐसी जिनके पास नहीं होती हैं। तो जिनके पास तो होती हैं वो इसे जो है ना वो कन्वर्ट करके लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर डिस्पोज ऑफ करती हैं। लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में भेज देती हैं, जिससे वो इन्वायरमेंट को तो करती हैं लेकिन वाटर को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती हैं, इसलिए हम इसको कार्सिनोजेनिक भी कह सकते हैं। और ये हाईली टॉक्सिक होता है, इस बात को याद रखिएगा, क्रोमियम +6 में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो हम जो वाटर यूज़ करते हैं, हम उस वाटर की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास, जैसे आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाओ, वहाँ से वाटर के सैंपल कलेक्ट करो और उनकी क्वालिटी को मेजर करो। मसलन एक वाटर सैंपल आपने अपने घर का ले लिया, एक आप अपनी यूनिवर्सिटी से सैंपल ले लो, ठीक है, एक आप चले जाओ किसी गांव साइड पे चले जाओ, उस वहाँ से वाटर का एक सैंपल ले आओ, किसी और जगह से चले जाओ। तो डिफरेंट जगहों से आप वाटर कलेक्ट करो और उन तमाम वाटर की क्वालिटी एक जैसी नहीं होगी, किसी भी वाटर सैंपल की क्वालिटी मैच नहीं करेगी। तो आप वाटर की क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हो? वाटर की क्वालिटी पे बहुत से फैक्टर्स हैं, मैं उन फैक्टर्स की बात करने लगी हूँ जो वाटर की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये 3 ज़रा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। वाटर की क्वालिटी को कैसे बताया जा सकता है? हमारे पास 3 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे भी आपने एफएससी में पढ़ा हो, जिन्होंने एफएससी की है उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी अगर ध्यान से सुने तो मैं उन्हें यहाँ पे क्लियर करवा दूंगी कि हम वाटर की क्वालिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखो, वाटर की क्वालिटी के ना तीन तो मेन होते हैं। एक होता है 3 मेन होते हैं। एक होता है डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ का क्या मतलब होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और ये वर्ड मैंने पीछे भी एक बार यूज़ किया है, आपने ध्यान दिया होगा कि एलजी को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया वाटर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। इसका मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है कि वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती है, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन 86% डिजॉल्व होता है। वाटर के अंदर 86% होता है, तो इसको हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर मौजूद है, जिसको एक्वेटिक लाइफ यूज़ करती है, या प्लांट्स भी, एक्वेटिक प्लांट्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बताने का मकसद ये है कि मैंने आगे आपको बताना है BOD। BOD क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कहते हैं BOD। और एक डिमांड एक होती है COD, वो आगे बताती हूँ, पहले BOD को सुनो। BOD क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड किस पर्पस के लिए? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाटर के अंदर तो प्योर वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं।
अब मैंने आपको कहा था कि आप डिफरेंट प्लेसेस से वाटर सैंपल कलेक्ट करो। अब हो सकता है कि किसी भी वाटर सैंपल के अंदर मौजूद हो ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर क्या मौजूद हो? ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ये दो मस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक की पहचान ही ये होती है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और बहुत कम केसेस में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी होती है, लेकिन मेन स्केलेटन जो होता है ना ऑर्गेनिक का, वो कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। तो फर्स्ट कर लो कि इस वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई खुराक ही मौजूद है, हमारी खुराक में भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब फर्स्ट कर लो कि उस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, मतलब वो वाटर, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि ये वाटर पोल्यूटेड तो नहीं है, इसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है या नहीं। अगर तो ये वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको अगर तो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वाटर पोल्यूट हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कम हो तो उससे आप यूज़ कर सकते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, अगर है तो कितना है, और ये यूज़ किया जा सकता है या इसको पोल्यूटेड वाटर कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको बताया कि ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है। जिस पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 से लेके 8 ppm तक होगी, 4 to 8 ppm, ppm कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट होता है कंसंट्रेशन का, ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4 to 8 है तो वो वाटर नॉर्मल है, मतलब वो पोल्यूटेड वाटर नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 से लेस हो जाए, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो आप उस वाटर को पोल्यूटेड कंसीडर करोगे। अब ऑक्सीजन कम होने से वाटर कैसे पोल्यूट हो सकता है, तो वो सुनो ज़रा। आपने क्या किया, आपने वो एक सैंपल लिया वाटर का, आपने ये वाटर सैंपल लिया और वाटर को इस कंटेनर में, ये एक वाटर कंटेनर है जिसके अंदर आपने वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर वाटर लेकर आप इसे अच्छी तरह कवर कर दो, इस बॉक्स को अच्छी तरह कवर कर दो। कवर करके आप इसे अंधेरे में रख दो, डार्क, और मतलब एक कमरे में रख दो जहाँ पे अंधेरा है, और उसका वहाँ उस जगह का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक होना चाहिए, और आप इसको 5 दिन के लिए उसी अंधेरे में पड़ा रहने दो। बात समझ आई है? आप एक वाटर सैंपल लो, इस वाटर सैंपल को अच्छी तरह सील कर दो, सील करके आप इसे एक ऐसे कमरे में रख दो जहाँ पे अंधेरा है और उस जगह का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक का है, और 5 दिन के लिए इस सैंपल को वहीं पे छोड़ दो। 5 दिन के बाद, अब 5 दिन तक आपने वहीं पे छोड़ना है, लेकिन इस पानी को रखने से पहले एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसको रखने से पहले इस पानी की आपने डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मैयर कर लेनी है कि इसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, वो 4 से 8 तक की रेंज में होगी। आपने उसे मैयर कर लेना है कि वो कितनी है, ठीक है। आपने इसे मैयर करके अपने पास डाटा उसका सेव कर लिया। अब 5 दिन के लिए इसको आप रख दो, और 5 दिन बाद जाओ और उसको वहाँ से उठाओ पानी को, और उसको निकाल के लेकर आओ और उसकी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन दोबारा चेक करो। एक आपने पहले इनिशियली चेक की थी, ठीक है। अब 5 दिन के बाद जब आप लेकर आए हो, आप उसे दोबारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन को चेक करो, फाइनली भी उसे चेक करो। अब आपने फाइनल शुरू में चेक की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स सपोज कि आपने इसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन चेक की रखने से पहले, तो आपने चेक किया इसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ना वो 6 थी, 6 पार्ट्स पर मिलियन, 6 ppm। 5 दिन के बाद आप लेकर आए, तो 5 दिन के बाद इसकी जो है ना डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो रह गई 2। इसका मतलब पहले दिन वो 6 थी, अगले दिन वो रह गई 2, तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो यूज़ हो गई। अब यूज़ किस पर्पज़ के लिए हुई है, वो यूज़ किस पर्पज़ के लिए हुई है कि उस पानी के अंदर मौजूद था ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑक्सीजन ने इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया है। जितना ज़्यादा ये ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और ऑक्सीडेशन जितनी ज़्यादा हुई मतलब ऑक्सीजन उतनी यूज़ हुई। इसका मतलब ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, इट्स मीन आपका वाटर पोल्यूट है। इज दैट क्लियर बच्चों? मैंने आपको कहा था कि 5-6 सैंपल ले लो, मतलब डिफरेंट प्लेसेस के ले लो, तो आपने हर सैंपल की शुरू में भी आपने डिज़ोल्व ऑक्सीजन चेक की और 5 दिन के बाद भी चेक की, तो सबकी जो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं होगा।
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस जगह का पानी वैसे पोल्यूट है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, और जहाँ का आपको लगता है कि पानी यहाँ का साफ़ है, कम पोल्यूटेड है, उसका ये डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो आप डिज़ोल्व BOD की मदद से वाटर की क्वालिटी को बता सकते हो कि 5 दिन के बाद आप जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मैयर करो तो वो पहले दिन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम आए, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और वाटर उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जितना ये डिफरेंस कम आएगा वाटर आपका उतना ही क्लीन होगा। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे चलते हैं। एक तो था BOD और एक होता है COD। ये BOD ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी कि ऑर्गेनिक मैटर ने कितनी ऑक्सीजन डिमांड की ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो ये है COD। COD कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसके लिए टर्म यूज़ की बायोलॉजिकल, और यहाँ पे हम यूज़ करें केमिकल। डिमांड वही है ऑक्सीजन की डिमांड, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन सी होगी? केमिकल ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हुई थी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने की जो वाटर के अंदर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन सी होगी? केमिकल ऑक्सीडेशन होगी, और केमिकल ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको कोई केमिकल डालना पड़ेगा। तो उस आप जो केमिकल डालते हो वो डालते हो क्रोमियम के सॉल्ट्स, क्रोमिक एसिड आप डालते हो, ठीक है। ये क्रोमेट आइन होते हैं, ये साल्ट नहीं है, ये किसी साल्ट का, क्रोमियम के साल्ट का आइन है, इसे हम कहते हैं क्रोमेट आइन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रोमेट आइन, ठीक है। आप इसके अंदर उस वाटर के सैंपल के अंदर क्रोमेट के आयन डाल दो, और इसी तरह आपने ये करना है कि पहले आप इनिशियली इसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन मैयर करो, फिर आप इसको केमिकल इसमें डाल के, जब इसमें केमिकल डालोगे तो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसकी केमिकल ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन के लिए केमिकल यूज़ करेगा। तो आपको पता है आपने आयंस कितने डाले थे, ठीक है, आपने आयंस की क्वांटिटी को मैयर किया हुआ था। अगर आपने आयंस डाले हैं और सारे जो है ना वो कंज्यूम हो गए हैं, तो इट्स मीन वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा था, इसलिए आपका सारा का सारा रिएजेंट यूज़ हो गया है और उसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी। लेकिन अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो आयंस कम यूज़ होंगे, बाकी आयंस जो बचे होंगे उनको आप टाइट्रेट कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा COD भी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है आपके पास वाटर उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जितनी वाटर की COD कम आएगी उसका मतलब है आपके पास वाटर उतना ही क्लीन है, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन 86% होती है। अगर इसकी क्वांटिटी 4 to 8 ppm रहे तो इसका मतलब वो वाटर क्लीन है, वो पोल्यूटेड नहीं है। पोल्यूटेड वो कब कंसीडर किया जाएगा? जब उसकी क्वांटिटी 4 से कम हो जाएगी। अब ये 4 से कम कैसे जाती है? तो उसकी क्वालिटी को हम दो तरह से चेक कर सकते हैं, BOD या COD से। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD में यहाँ पे वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करते हैं, तो जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी और वो सारे का सारा ऑक्सीडाइज होगा, और जितनी ज़्यादा होगा इसका मतलब है वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड था। सेम केमिकल ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि हम एक केमिकल रिएजेंट डालते हैं और हमने क्या डाला है? क्रोमेट के आइंस डाले हैं, और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो ये आइंस ज़्यादा कंज्यूम होंगे और फिर ही वो ऑक्सीडाइज होंगे, और जितने कम कंज्यूम होंगे इसका मतलब है उतना कम वाटर पोल्यूटेड था, और जितने ज़्यादा कंज्यूम होंगे वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड था। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे हम वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर की क्वालिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इस बात को माइंड में रखिएगा कि वाटर की क्वालिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब आगे हम लोगों ने स्टार्ट करना है। हमारे पास आगे जो है हम ये सारा तो हो गया कि वाटर की क्वालिटी किस तरह से वाटर पोल्यूट होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी क्वालिटी किस तरह से मेजर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो है हमारे पास वाटर की प्योरीफिकेशन। ब्लू ही कलर यूज़ करते हैं। वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है, वाटर प्योरीफिकेशन कैसे की जाती है, किसी को याद है या कोई आइडिया है किसी को? चले मैं आपको बताती हूँ वाटर को प्योरीफाई किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग का लेक्चर ज़्यादा तो नहीं लग रहा? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन क्या होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं, और मैं आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बता रही थी, और आज भी हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने आपको बताया वाटर की क्वालिटी कैसे होती है।
मेरा ख्याल है इतना बहुत है। वाटर प्योरीफिकेशन जो है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि हम वाटर को किस किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। तब तक आप भी कुछ सर्च करके आइएगा, आप भी मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वाटर को प्योरीफाई करने के कितने मेथड्स हैं और हम किस किस तरीके से इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ फ़िलहाल ये बताएं कि आपको ये समझ आ गई है। मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर से ही रिवाइज़ करवा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन होती क्या है। हमने उससे डिफ़ाइन किया, उसके सोर्सेज बताए कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं। फिर हमने बताया कि वाटर की पोल्यूशन होती कैसे है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइफ स्टॉक वेस्ट है। लाइफ स्टॉक वेस्ट कैसे वाटर को पोल्यूट करते हैं, उसको ग्राउंड वाटर को भी और सरफेस वाटर को भी। फिर उसके बाद हमने देखा डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट के सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि ये अलजी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फिर उसको अलजी को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन कम होती है तो एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज में क्या होता है, जैसे हम सबमरीन्स वगैरह यूज़ होती हैं या उनमें या शिप वगैरह में जो फ्यूल यूज़ होता है वो फ्यूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड टॉक्सिक भी होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक भी कहलाते हैं। तो अगर बाय चांस गलती से भी अगर वो फ्यूल लीक कर जाए, वहाँ पे लीकेज हो जाए, तो वो पानी को पोल्यूट कर देता है और वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में हमने देखा कि पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, इनके केमिकल वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाते हैं जो वाटर को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ का या हमारा हाउस होल्ड का जो इफ्लुएंट है, जितना भी ये सारा होता है, ये सारे के सारे ग्राउंड और सरफेस वाटर दोनों को ही इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि इसमें डोमेस्टिक में हमने बात की कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि ये सिर्फ इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिकम्पोज ही नहीं होते, तो ये सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम 3R स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। याद है ना किसी को 3R स्ट्रेटजीज़ क्या थी? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। मतलब अपने सोर्सेज को कम से कम अपना यूज़ रिड्यूस करें या फिर उसे रीयूज़ करें और उसकी रिसाइकलिंग करें। जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं उन्हें रीयूज़ करें और जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है उनकी रिसाइकलिंग करें। उसके बाद हमने लेदर इन टैनरीज की बात की कि लेदर टैनरीज में हम क्या करते हैं, क्रोमियम का सॉल्ट यूज़ करते हैं और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये हाईली टॉक्सिक होता है और ये कैंसर भी कॉज करता है। जब लेदर प्रोड्यूस हो जाता है, चमड़ा बन जाता है, तो क्या किया जाता है कि क्रोमियम के आयंस वाटर के अंदर ही होते हैं। तो फैक्ट्रीज़ को चाहिए कि इस क्रोमियम के टॉक्सिक आयन को न्यूट्रलाइज करके वेस्ट करें। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सी फैक्ट्रीज़ में ये इनके पास होती है फैसिलिटी और बहुत सौ के पास नहीं होती। तो जब ये एज इट इज़ इसको भेज देते हैं तो उससे कैंसर भी कॉज होता है। उसके बाद वाटर की क्वालिटी है कि वाटर की क्वालिटी को हम 3 तरह से चेक कर सकते हैं। एक उसका DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO की वैल्यू 4 to 8 ppm होनी चाहिए। 4 से कम होगी तो वाटर पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा। और BOD होती है 5 दिन के लिए आप वाटर सैंपल को सील करके रखते हो अंधेरे में 20 से 25 डिग्री तक, और रखने से पहले भी उसकी DO चेक करते हो और बाद में भी चेक करते हो। और ये बात याद रखिएगा, इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसको मैयर किया जाता है, वैसे इसको मैयर नहीं किया जा सकता। तो आप इसको इनिशियल और फाइनल दोनों में चेक करते हो। इसका डिफरेंस आपको बताता है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और वाटर पोल्यूटेड है, और डिफरेंस कम है तो मतलब पोल्यूशन कम है। सेम केस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने की थी इसलिए बायोलॉजिकल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन केमिकल करता है और हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्रोमेट के आयंस यूज़ करते हैं। अगर क्रोमेट के आयन ज़्यादा यूज़ होंगे इट्स मीन ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा था, और अगर कम यूज़ हो रहे हैं तो मतलब
ऑर्गेनिक मैटर कम था और वाटर आपका क्लीन था। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे वाटर प्योरीफिकेशन के। हम वाटर को प्योरीफाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे एरेशन है, कोआगुलेशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।